नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी के लिए। तो लगातार 4 यूनिट हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्रोवाइड करवा चुके हैं और आज आप 5वीं यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस यूनिट के अंतर्गत आप लोग याद रखें कौन कौन से बिंदु आते हैं। पहला आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान, तीसरा है NCF 2005, चौथा है RTE 2009 और पांचवा है मापन मूल्यांकन। साक्षात्कार मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा। अब इन पॉइंटों के बारे में विस्तार से हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, सभी लोग वीडियो को बिना मिस किए हुए पूरा एंड तक देखेगा। मैं दावे के साथ में ये चीज़ कहता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आपने अगर इन मनोविज्ञान के नोट्स को पढ़ लिया तो आप लोग साइकोलॉजी को अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ चुके होंगे। तो पहले बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिएगा, शिक्षण का अर्थ होता है सामान्य शब्दों में विद्यार्थी को विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाना, समझा जाता है, वही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। और शिक्षण और अधिगम में बहुत गहरा संबंध होता है। शिक्षण की प्रक्रिया अधिगम के बिना पूरी नहीं मानी जाती है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पहला होता है शिक्षक, दूसरा शिक्षण कार्य, उसके बाद विद्यार्थी, उसके बाद उसको अधिगम और व्यवहारगत परिवर्तन। ये सब प्रक्रियाओं से होकर के गुजरने का कार्य जो होगा वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। शिक्षण का संकुचित अर्थ अगर हम देखें तो देखिएगा, औपचारिक व्यवहार के अंतर्गत बालक निश्चित समय में जिन निश्चित विधियों और निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षण करता है, इसमें अध्यापक सक्रिय होता है तथा बालक की स्थिति गौण होती है। शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक की स्थिति केवल श्रोता के रूप में होती है, कार्यकर्ता के रूप में होती है। लेकिन यह जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है वह एक शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है, याद रखें। उसके बाद शिक्षण का व्यापक अर्थ देखें तो औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षण के व्यापक अर्थ में सम्मिलित किया जाता है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य साधन विद्यालय होगा और अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य साधन परिवार होता है। परिवार में माँ की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली ग्रहण करने में। या बच्चे को सबसे पहले पारिवारिक शिक्षा माँ के द्वारा दी जाती है और परिवार उसका विद्यालय होता है। पाठक एवं त्यागी। तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक विद्यालय से, परिवार से, समाचार पत्रों से, पत्र पत्रिकाओं आदि से या वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अपनी आजीवन शिक्षा प्राप्त करता है। वो हमारी पाठक शिक्षण सामग्री कहलाती है या माध्यम होते हैं। शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया होती है, ये एडम्स के द्वारा बताया गया था। पहली होती है शिक्षक और दूसरा होता है शिक्षार्थी। छात्र और शिक्षक के मध्य में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत गहरा संबंध होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक शिक्षण कार्य कराता है तथा बालक शिक्षण अधिगम कार्य करते हैं। शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत ये सिद्धांत जॉन डेबी व रायवर्न के द्वारा दिया गया था। और इस त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत पहला शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तब शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य में अंतःक्रिया होती है और यह अंतःक्रिया किसी न किसी माध्यम के द्वारा होती है और वो माध्यम पाठ्यक्रम होता है, याद रखें आप लोग। अब बात करते हैं हम परिभाषाओं की। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषा दी थी। पहले आते हैं स्मिथ साहब। तो उन्होंने कहा कि शिक्षण एक ऐसी क्रियाविधि है जो बालकों में सीखने की उत्सुकता जागृत करती है और यह उद्देश्य केंद्रित होती है। वर्ट ने बताया कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन कार्य करता है। प्रोत्साहन का कार्य करता है कौन? शिक्षक। उसके बाद थाइन के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया अधिगम में वृद्धि से संबंधित है। ये थाइन साहब की परिभाषा है। उसके बाद हॉफ व डंकन के द्वारा इसके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया था। किसने? हॉफ व डंकन साहब ने। पहली है हमारी उद्देश्य, दूसरा है निर्देशन, तीसरा मापन और चौथा है मूल्यांकन। सबसे पहले शिक्षा का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। उस शिक्षा को देने के लिए शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी के लिए कुछ निर्देशन दिए जाते हैं, फिर उसका मापन किया जाता है, शिक्षण की विधियाँ दी जाती हैं। उसके बाद जो भी सिखाया जाता है शिक्षक के द्वारा बच्चे को उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो 4 भागों में विभाजित किया, 4 चरणों में विभाजित किया शिक्षण प्रक्रिया को। उसके बाद बात करते हैं शिक्षण की विशेषताओं की या प्रकृति की। तो शिक्षण देखिएगा एक सौंदर्यपूर्ण प्रक्रिया है।
शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण ज्ञान के विकास करने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक पथ प्रदर्शन प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक प्रेरणादायक प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया होती है। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया होती है। शिक्षण वातावरण के साथ समायुक्त होने की योग्यता रखती है या योग्यता उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण एक उपचार विधि प्रक्रिया है। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों में आती है या दोनों से अंतर संबंध रखती है। शिक्षण एक अंत्य क्रिया प्रक्रिया है और शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, शिक्षक और छात्र के मध्य में। बात करते हैं शिक्षण के भेद। तो यहाँ पर पहले भेद आता है, पहला प्रकार शिक्षण का, प्रभुत्ववादी या एक तंत्रात्मकवादी या निरंकुशवादी। तो यह शिक्षण प्रक्रिया प्राचीन तथा परंपरागत तरीके से दी जाती थी और इस शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यापक जो होता वो सर्वे सर्वा होता। इसमें बालक निष्क्रिय और केवल अनुसरणकर्ता के रूप में होता था। इसमें बालकों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती थी। किसमें? प्रभुत्ववादी शिक्षण के अंतर्गत। दूसरा आता है प्रजातांत्रिक या फिर लोकतंत्रात्मक शिक्षण। यह आधुनिक शिक्षण प्रणाली है जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली होती है। बालक इसमें मुख्य होता है। इस शिक्षण प्रणाली में अध्यापक और बालक दोनों क्रियाशील रहते हैं और इसमें बालकों को प्रश्न पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। किसमें? प्रजातांत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली में। उसके बाद तीसरी है हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। तो इस शिक्षण प्रक्रिया में बालक और शिक्षार्थी या फिर सर्वे सर्वा होता है, बालक सर्वे सर्वा होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण में। और यह शिक्षण पद्धति अपने स्वयं के अध्ययन पर आधारित होती है। इसे हम दूरस्थ शिक्षा भी कह सकते हैं। शिक्षण के चर की बात करें तो चर से तात्पर्य शिक्षण को प्रभावित या संचालित करने वाले वे तत्व होते हैं, वो शिक्षण के चर कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वतंत्र चर जिसमें शिक्षक होता है, दूसरा आश्रित चर जिसमें विद्यार्थी होता है और तीसरा मध्यस्थ चर जिसमें पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री उपस्थित होती है। अब चरों के कार्य की बात करते हैं तो पहला है निदानात्मक परीक्षण जिसमें कारणों को जानना होता है। निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत बालकों की समस्याएं, कमजोरियां, कठिनाइयां आदि का पता लगाया जाता है। निदानात्मक परीक्षण की प्रक्रिया शिक्षण के प्रारंभ में ही की जाती है और समस्या के कारणों को जान करके उसी के अनुरूप योजना बनाई जाती है। दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण जिसमें समस्या का समाधान किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षण के दौरान किया जाता है। इसके अंतर्गत बालकों की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। तीसरा है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य शिक्षण के अंत में किया जाता है। इसके अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि बच्चे की समस्या का समाधान हुआ है अथवा नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं शिक्षण के सिद्धांतों की। तो पहला है सिद्धांत उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, दूसरा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तीसरा रुचि का सिद्धांत, चौथा चयन का सिद्धांत, पांचवा क्रियाशीलता का सिद्धांत, छठवां क्रमबद्धता का सिद्धांत, सातवां है करके सीखने का सिद्धांत, आठवां उपयोगिता का सिद्धांत, नौवां है तारतम्यता का सिद्धांत, 10वां है बाल केंद्रित सिद्धांत, 11वां व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत और 12वां है वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत। बात करते हैं शिक्षण सूत्रों की आगे। तो याद रखें शिक्षण सूत्र कैसे होते हैं। पहला अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर या जटिल की तरफ होता है, पूर्ण से अंश की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ होता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है या स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ होता है, आगमन से निगमन की तरफ होते हैं और अनिश्चित से निश्चित की ओर, अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर, अनुभव से विवेक की तरफ और मनोविज्ञान से तर्क की तरफ होते हैं। ये शिक्षण सूत्र याद रखें। बात करते हैं आगे क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। दूसरा पॉइंट आता है 5वीं यूनिट में क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1926 ईस्वी में किया और किन्होंने किया? बकिंगम साहब ने किया अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर थ्योरी के अंतर्गत। रिसर्च फॉर थ्योरी के अंतर्गत किया। क्रियात्मक अनुसंधान का सैन्य क्षेत्र में प्रयोग सन 1945 में किया। किन्होंने? कैलकियर साहब ने किया था। कैलकियर साहब ने 1945 में इसका सैन्य क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग किया क्रियात्मक अनुसंधान का।
क्रियात्मक अनुसंधान का सामयिक क्षेत्र में प्रयोग बात करें तो 1946 में कार्टर लेविन साहब ने किया। क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग 1953 में स्टीफन एम कोरे के द्वारा किया गया। स्टीफन एम कोरे ने अपनी पुस्तक एक्शन रिसर्च ने 1953 के अंतर्गत अनुसंधान के दो प्रकार बताए। इन्होंने स्टीफन एम कोरे ने अपनी पुस्तक एक्शन रिसर्च के अंतर्गत 1953 में, तो वो अनुसंधान के दो प्रकार, पहला है मौलिक परंपरागत अनुसंधान। इस अनुसंधान के अंतर्गत दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, जैसे बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। ये मौलिक या परंपरागत अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहले प्रयोग कोलियर ने किया था, ये याद रखें आप लोग। दूसरा आता है क्रियात्मक अनुसंधान। इसके अंतर्गत विद्यालय से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है, जैसे बालक का कक्षा में देरी से आना, कारण पूछा जाएगा। दूसरा है बालक का कक्षा से पलायन कर जाना, भाई क्या कारण था कि आप कक्षा से भाग गए। तीसरा है बालक का कक्षा में चोरी करना, चोरी कारण पता लगाएंगे। अब बात करते हैं हम इस क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी। पहले आते स्टीफन एम कोरे साहब। उन्होंने बताया कि क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। उसके बाद मुनरो ने बताया क्रियात्मक अनुसंधान के समस्या के अध्ययन एक विधि है। ये क्रियात्मक अनुसंधान समस्या के अध्ययन की एक विधि है जिसके अंतर्गत दिए गए तथ्यों का सुझावों का आंशिक या पूर्ण रूप से सत्यापन किया जाता है। उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के अंतर्गत बात करें तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के माध्यम से रिपोर्ट बनाई गई थी। अब बात करते हैं अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या है। तो देखिए, इसका रूप सबसे ज़्यादा संकुचित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके समाधान निकाला जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किसी भी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती, इसमें केवल प्रयोगकर्ता ही अनुसंधान कार्य करता है। क्रियात्मक अनुसंधान में समय कम लगता है और क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किसी भी शोध छात्र की आवश्यकता नहीं होती। अध्यापक प्राध्यापक के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में प्रगति और उन्नति में सहायक होता है। क्रियात्मक अनुसंधान बालकों में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं क्या है। तो पहली समस्या है विद्यालय में संगठन से संबंधित समस्या। दूसरी है बालक व्यवहार से समस्या। तीसरी शिक्षण से संबंधित समस्या। चौथी है पाठ्यांतर क्रियाओं से संबंधित समस्या और पांचवी है आंकड़ों से सत्यापन की समस्या। ये क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या होती है। अब आगे बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। तो याद रखें, पहला है समस्या का चयन व परिस्थिति निर्माण। दूसरा है समस्या के संबंध में विचार विमर्श। तीसरा है योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण, यानी कि संभावनाओं का निर्माण। योजना में क्रियान्वयन हेतु उचित शिक्षण विधियों का निर्माण करना। तथ्यों का संकलन करना। तथ्यों तथा सुझावों के आधार पर मूल्यांकन में निष्कर्ष या परिणाम निकालना। सातवां है परिणाम की दूसरों के सामने सूचना देना। आगे बात करते हैं सोपान के बाद में आते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य पठन पाठन व शिक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। दूसरा पॉइंट है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर उनका समाधान करना। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षक तथा बालकों के दोषों को दूर करके उनमें कुशलता उत्पन्न करना। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य रूढ़िवादिता खंडन करना। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षकों, प्राध्यापकों व छात्रों आदि को उनके कर्तव्यों व उत्तरदायित्व का ज्ञान कराना। अगला पॉइंट है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय की प्रगति तथा उन्नति करता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षण को प्रश्नावली प्रभावशाली बनाता है। अब बात करते हैं नेशनल कैरिकुलम फेडरेशन यानी NCF 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 5वीं यूनिट के अंतर्गत NCF और RTE 2009 ये दोनों पॉइंटों से प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में। तो पाठ्यक्रम सबसे पहला शब्द आता है और पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है अध्ययन या अध्यापन की स्थितियाँ या परिस्थितियों से किया जाना।
पाठ्यक्रम कहलाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्य रूप से पाठ्यक्रम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इस पर ही निर्भर होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। पाठ्यक्रम शिक्षक व विद्यार्थी दोनों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। और पाठ्यक्रम शब्द को अंग्रेजी में हम कैरिकुलम शब्द से लेते हैं, जो एक लैटिन भाषा का अर्थ है, जो क्यूरे शब्द से लिया गया है। दो शब्दों से मिलकर बना है, क्यूरे या क्यूरेरे। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जिस प्रकार दौड़ के मैदान में धावक निश्चित स्थान से निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करता है, उसी प्रकार विद्यालय के अंतर्गत भी शिक्षार्थी एक निश्चित स्थान से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित समय में पूरा कर लेता है। यही पाठ्यक्रम होता है। और विद्यार्थी अपने लक्ष्य की पूर्ति के हेतु दौड़ लगाता है, यानी उस पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है। कनिंघम के अनुसार बात करते हैं, पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में वह साधन जिसके माध्यम से वह अपनी सामग्री को अपनी चित्रशाला में अपने आदर्शों के अनुसार डालता है। तो इसमें बात करते हैं, कलाकार शिक्षक होता है, साधन या माध्यम पाठ्यक्रम होता है, सामग्री यहाँ पर शिक्षार्थी होती है, चित्रशाला एक विद्यालय का कार्य करता है, और आदर्श उसके उद्देश्य होते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रमुख सिद्धांत दिए गए। पहला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम, उच्च कक्षाओं की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार पाठ्यक्रम, विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध का सिद्धांत, और करके सीखने का सिद्धांत। नोट में याद रखें, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया किसके लिए? शांति के लिए, शिक्षा पर बल दिया गया। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में और भी विस्तार से। तो एनसीएफ की प्रथम रूपरेखा 1975 ईस्वी में दी गई थी, द्वितीय रूपरेखा 1988 में दी गई थी, और एनसीएफ तृतीय रूपरेखा जो थी वो 2000 में दी गई थी। तृतीय रूपरेखा को याद रखें, नेशनल कैरिकुलम प्रथम वर्ष स्कूल एजुकेशन, याद रखें एनसीएफएसई के नाम से जाना जाता है। और एनसीएफएसई 2000 की समीक्षा की बैठक 2004 में की गई थी। ठीक है, एक आयोजित बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की आपसी सलाहकार पर प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 दस्तावेज प्रस्तावित किया गया था। तो याद रखें, प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 का दस्तावेज पारित किया गया। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध था जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति से लिया गया है या उद्धृत किया गया है। सभ्यता और प्रगति में एनसीएफ 2005 के अनुसार ही कहा गया है कि बच्चे को एक पूर्ण बच्चा बनाना है, बच्चे रचनात्मक क्षमता का विकास करना और बच्चे की जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ाना, इसे नष्ट नहीं होने देना चाहिए। तो इसमें बल दिया गया था एनसीएफ 2005 में सभ्यता और प्रगति के अंतर्गत। एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी के द्वारा और एमएचआरडी के द्वारा एक सलाह पर तैयार किया गया था। एनसीएफ 2005 के लिए एक संचालन समिति का गठन किया जिसके प्रमुख थे कृष्ण कुमार। ये आप लोग याद रखें कि भाई कौन थे इसकी संचालन समिति के गठक प्रमुख? कृष्ण कुमार थे। और इस संचालन समिति में 35 सदस्य थे, जिनमें राजस्थान की ओर से रोहित धनंजय ने भाग लिया था। एनसीएफ 2005 में 22 भाषाओं में लागू किया गया था और 17 राज्यों में लागू किया गया था, जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत उल्लेखित है संविधान के अंतर्गत। एनसीएफ 2005 एक नवीनतम दस्तावेज है जिसमें सपनों के भारत को धरातल पर लाने की बात कही गई थी। एनसीएफ 2005 का मुख्य नारा था बिना बोझ के सीखना। आप लोग इसको रट लें, बिना बोझ के सीखना एनसीएफ 2005 का मुख्य नारा था। और इसका मूल शब्द था आत्मज्ञान इसका मूल शब्द था, जो कृष्ण कुमार समिति से लिया गया है। ठीक है, अब एनसीएफ 2005 के प्रमुख अध्याय कौन कौन से हैं या पाठ कौन कौन से? पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा विद्यालय व कक्षा का वातावरण, तीसरा है पाठ्यक्रम के क्षेत्र या स्कूल की व्यवस्था, आकलन, सीखना, विज्ञान, उसके बाद व्यवस्थागत सुधार। ट्रिक की बात करें तो याद रखें, आप ट्रिक से भी परिविद्यालय में जाकर के पाठ सीखो, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, परिविद्यालय में जाकर के पाठ याद करो या सीखो और अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो ये ट्रिक याद रख लें आप लोग। किसकी है ये ट्रिक?
एनसीएफ 2005 के अध्याय की। आगे बात करते हैं एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। तो विद्यालय शिक्षा को बाहरी जीवन के साथ जोड़ना चाहिए, ये उनका सिद्धांत था। कक्ष के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को जोड़ा जाए। बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाए और पाठ्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय के बिंदुओं को सिखाया जाए या शामिल किया जाए। शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं एनसीएफ 2005 के विषय कौन कौन से हैं। तो याद रखें आप लोग 4 विषय हैं। पहला है भाषा विषय, दूसरा गणित विषय, तीसरा विज्ञान विषय और चौथा है सामाजिक अध्ययन विषय। ये एनसीएफ 2005 के 4 विषय थे, याद रखें। भाषा विकास के बारे में बात करते हैं तो बालकों को मातृभाषा का ज्ञान कराया जाए। त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाए। तो त्रिभाषा सूत्र में पहली हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा, ये 3 सूत्र याद रखें। पहली भाषा थी हिंदी, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी मातृभाषा। 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए। भाषाई कौशलों को उचित प्रकार से विकास किया जाए। तो पहला है सुनना, बोलना, लिखना और चौथा है अपना LSRW, ये आप लोग याद रख लें। बालकों में बहुभाषी योग्यता का विकास किया जाए। दूसरी विषय आती है गणित विषय। तो गणित एक जटिल विषय, अतः गणित विषय शिक्षण हेतु अनुभव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गणित एक व्यापक विषय है। गणित शिक्षण हेतु कंप्यूटर साधनों का प्रयोग किया जाए। गणित शिक्षण हेतु बालकों के तार्किक क्षमता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और गणित शिक्षण हेतु बालकों को गणितीकरण करके सिखाया जाना चाहिए। विज्ञान विषय की बात करते हैं तो विज्ञान शिक्षण हेतु वैज्ञानिक प्रयोगशाला, विज्ञान क्लबों, कार्यशालाओं आदि के अनुसार शिक्षण कार्य व्यवस्था करवाई जाए, जिससे पूरे देश में विज्ञान विषय के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बने। विज्ञान विषय हेतु या विज्ञान के शिक्षण हेतु बालकों में खोजी प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए। विज्ञान शिक्षण हेतु बालक अनुसंधान करके सीखें और विज्ञान शिक्षण हेतु समस्या समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं, चौथा है अपना सामाजिक अध्ययन विषय। इसमें ST, SC और OBC व अल्पसंख्यक के बच्चों के प्रति सभी के मन में संवेदनशीलता हो और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। जेंडर के प्रति समानता का भाव होना चाहिए। समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं का अंत किया जाए, जैसे मृत्यु भोज, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और दहेज प्रथा। शिक्षा को देश में नागरिकों के लिए रोजगारमुखी बनाया जाए। नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए। स्थानीय निकायों के द्वारा या स्थानीय निकायों को मजबूत बनाया जाए, उनका ढांचा मजबूत बनाया जाए, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। समाज में महिलाओं के लिए सम्मान दिया जाए तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। 4 अन्य विषय भी हैं एनसीएफ 2005 के अंतर्गत, तो उनको भी शामिल किया गया। पहला है रोजगार व काम, दूसरा है कला व वस्तुकारियाँ, तीसरा है मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य और चौथा है विश्व शांति एवं योग। तो ये भी याद रखें। अब बात करते हैं रोजगार व काम क्या है। तो विद्यालय परिप्रेक्ष्य के भीतर ही, परिक्षेत्र के भीतर ही रोजगार के साधनों की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षा को अनुभव के साथ साथ उनकी माध्यमिक शिक्षा को भी रोजगार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी है कला एवं दस्तकारी। अन्य विषयों की तरह कला को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जैसे नृत्य कला, कठपुतली कला, बुनाई कला। ज्ञान के विकास के साथ साथ कला का भी विकास किया जाए। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थाओं में बालकों को इन कलाओं का प्रशिक्षण देना सुनियोजित किया जाए। तीसरी है मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक का स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को स्वस्थ पोषण मिलना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सरकार के द्वारा MDM को सुचारू रूप से व्यवस्था की बात लागू की गई थी, यानी मिड डे मील, दोपहर के समय के भोजन की जो नियम प्रणाली थी वो भी लागू की गई थी 2005 में। 2005 के अंतर्गत विद्यालयों में चलाए गए विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कैंपों में या शिविरों में छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी उपस्थिति को भी सुनियोजित किया जाए, उनकी भी उपस्थिति होनी चाहिए। चौथा है विश्व शांति योग। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत योग के पाठ्यक्रम शामिल करने की बात की गई थी और एनसीएफ 2005 के अंतर्गत ही योग के महत्व, उपयोगिता को जनता तक पहुंचाने और उसे बढ़ाने की बात कही। अब एनसीएफ 2005 की विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता, एनसीएफ के अंतर्गत निम्न शिक्षण सूत्र को मुख्य रूप से पालन किया जाए।
जैसे ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की तरफ शिक्षण दिया जाए। एनसीएफ के अंतर्गत त्रिभाषण सूत्र का पालन किया जाए, जैसे हिंदी अंग्रेजी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। एनसीएफ के अंतर्गत शिक्षा का आधार निर्मितिवाद को माना गया है। एनसीएफ के अंतर्गत समस्या समाधान विधि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। एनसीएफ के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता सुविचार प्रदाता मानी गई। एनसीएफ के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया। एनसीएफ के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान पर बल दिया गया। एनसीएफ के अंतर्गत एक आदर्श कालांश की अवधि 35 मिनट रखी गई। एनसीएफ के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षक को या पर्यावरणीय शिक्षा को महत्व दिया गया, बढ़ावा दिया गया। एनसीएफ के अंतर्गत बालकों के द्वारा करके सीखने पर बल दिया गया। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत नवीन शिक्षण विधियों और नवीन तकनीकियों के प्रयोग पर बल दिया गया। एनसीएफ में स्कूली शिक्षा को बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए, ये भी बताया गया। एनसीएफ में महिलाओं व नागरिकों के हितों की रक्षा की गई, ये बात की गई थी। एनसीएफ में शिक्षा को विभिन्न प्रकार सहशैक्षिक साधनों के साथ जोड़ने की बात की गई। एनसीएफ में शिक्षा को रोजगारमुखी बनाने की बात की गई। तो कुछ नोट आपको मैं बता रहा हूँ इस एनसीएफ की विशेषताओं के अनुसार कि प्रोफेसर यशपाल सिंह के अनुसार विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट वर्क करवाने पर बल दिया गया। प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1908 में अमेरिका में हुआ। किसके द्वारा किया गया था? रिचार्ड्स के द्वारा किया गया था। रिचार्ड्स के द्वारा किया गया। और प्रोजेक्ट शिक्षा के क्षेत्र में 1918 में किलपैट्रिक के द्वारा किया गया प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग। आगे बात करते हैं हम मापन व मूल्यांकन। तो मापन क्या है? यानी अंक प्रदान करना। अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। किसी भी व्यक्ति की योग्यताओं, विशेषताओं आदि को गणितीय इकाइयों में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। मापन के अंतर्गत अंक प्रदान किए जाते हैं और मापन मात्रात्मक होता है। कैंपबेल के अनुसार बात करें मापन की परिभाषा में, तो किसी भी वस्तु अथवा घटना को अंक या संख्या प्रदान करना ही मापन कहलाता है। कार्लिंगन के अनुसार मापन नियमानुसार किसी भी वस्तु को अंक या संख्या प्रदान करना होती है। मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय देना। जब किसी व्यक्ति का मापन करने के साथ साथ उसके मूल्यों का भी निर्धारण किया जाता है तो वह मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मापन प्लस मूल्य निर्धारण। तो मापन यहाँ पर परिमाणात्मक होता है और मूल्य यहाँ पर गुणात्मक, दोनों प्रकार की बात की जाती है। नोट में बात करें तो मूल्यांकन के दौरान यह निर्णय लिया जाता है कि शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं हुई है। मूल्यांकन के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि शिक्षण कार्य प्रणाली हुआ है अथवा नहीं हुआ है, प्रभावी हुआ है अथवा नहीं हुआ है। मूल्यांकन के द्वारा जो निर्णय बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। मूल्यांकन एक आंतरिक अंग है। मूल्यांकन किसी भी व्यक्ति की अच्छाई या बुराई की कमियों का दर्पण होता है। अब यहाँ पर 3 प्रकार से बात करते हैं, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करें तो मूल्यांकन को यहाँ पर 3 प्रकार से बताया गया। पहला होता है शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए, दूसरा शिक्षण कार्य और तीसरा मूल्यांकन। तो ये अधिगम के सोपान है, पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा शिक्षण कार्य और तीसरा मूल्यांकन कार्य। तो जो शिक्षण कार्य होता है वो अधिगम अनुभव होता है और मूल्यांकन होता है वो व्यवहारगत परिवर्तन होता है। मापन व मूल्यांकन में अंतर बात करें तो मापन सबसे पहले पढ़ते हैं। मापन एक क्षेत्र सीमित होता है, एक पक्षीय होता है, मात्रात्मक होता है, केवल अंक प्रदान किए जाते हैं, इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, परीक्षाएं कम होती हैं, अतः इसमें समय, धन और परिश्रम की कम आवश्यकता होती है। बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का आकलन किया जाता है। जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, बहुपक्षीय होता है, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अंक के साथ साथ मूल्य निर्धारण भी किया जाता है। इसमें भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इसमें समय, धन और श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें ज्ञानात्मक के साथ साथ क्रियात्मक व भावात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन किया जाता है। अब यहाँ पर क्रॉनबेक के द्वारा मूल्यांकन की परिभाषा बताई कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि शिक्षक को शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं हुई, बालकों को उचित प्रकार से अधिगम हुआ है अथवा नहीं हुआ है। एनसीईआरटी की पुस्तकों के अंतर्गत कुछ कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन दिया गया था। एक पुस्तक है एनसीईआरटी कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, जिसके अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम प्रभावी हुआ है या नहीं हुआ है, अर्थात बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं हुआ है, ये बात बताई। मूल्यांकन की 2 प्रकार की प्रविधियाँ हैं, पहली है परिमाणात्मक और दूसरी गुणात्मक।
गुणात्मक प्रविधि क्या है, तो देखिए इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालकों के गुणों का पता लगाया जाता है। गुणात्मक प्रविधि को मनोवैज्ञानिक प्रविधि, अनुसंधान प्रविधि, व्यावहारिक प्रविधि आदि नामों से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बालकों के गुणों का पता लगाया जाता है, उन्हें अंक प्रदान कर मूल्य का निर्धारण किया जाता है। परिमाणात्मक प्रविधि के अंतर्गत बालकों को ज्ञानबोध कराया जाता है। इसमें उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, मात्रात्मक परीक्षण जैसी नामों से उनको जाना जाता है। इसके अंतर्गत बालकों के ज्ञान की परीक्षा की जाती है। इसके अंतर्गत परीक्षा का जो स्वरूप होता है वो लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक होता है। इसके अंतर्गत बालकों के केवल ज्ञानात्मक पक्ष का बोध होता है। मूल्यांकन की प्रविधि की बात करते हैं तो देखिएगा, पहली गुणात्मक, अब इनमें अंतर देखते हैं। गुणात्मक में पहली आती प्रश्नावली, दूसरी आती है हमारी साक्षात्कार, तीसरी है संचयालय, चौथी है रेटिंग स्केल, पाँचवीं है पड़ताल सूची, छठवीं है निरीक्षण और सातवीं है व्यक्तिगत अध्ययन। उसके बाद मूल्यांकन की प्रविधि में दूसरा आता है परिमाणात्मक या उपलब्धि परीक्षण। इसको 3 भागों में बांटा गया था। ये लिखित परीक्षा भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकता है और प्रयोगात्मक। लिखित परीक्षा के अंतर्गत 4 भागों में बांटा है। पहला निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी 2 भागों में बांटा गया था। पहला है प्रत्यास्मरण प्रश्न, जिसको पुनः स्मरण कहते हैं, और दूसरा है प्रत्याभिज्ञान प्रश्न। और प्रत्यास्मरण प्रश्न को 2 भागों में बांटा है। पहला है समस्या प्रत्यास्मरण प्रश्न, सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न, और दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति प्रश्न। उसके बाद प्रत्याभिज्ञान प्रश्न को या पहचान प्रश्न को 4 भागों में बांटा गया। पहला है सत्य सत्य वाले, दूसरे मिलान प्रश्न करने वाले, तीसरा है बहुविकल्पनात्मक प्रश्न और चौथा है अनुरूपक वाले प्रश्न। तो इस प्रकार से यहाँ पर विधि होती है। नोट में याद रखें आप लोग, परिमाणात्मक परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत बालकों के अधिगम स्तर का पता लगाया जाता है। अधिगम स्तर का पता लगाने के लिए बालकों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र के अंतर्गत उन प्रश्नों को सरल, सामान्य व जटिल क्रम में रखा जाता है। अच्छे परीक्षण की विशेषताओं की बात करें तो याद रखें, पहली स्पष्टता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विभेदीकारिता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए। अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। अब आगे बात करते हैं हम, आकलन क्या है। मूल्यांकन के बाद आता है आकलन। तो आकलन के अंतर्गत बालक का विभिन्न परिस्थितियों में आकलन किया जाता है। आकलन के अंतर्गत बालक को अंक या ग्रेड प्रदान नहीं किए जाते, केवल उसका फीडबैक, प्रतिपुष्टि जिसको बोलते हैं, वो दी जाती है। तो याद रखें आप लोग, मापन में आकलन और मूल्यांकन ये तीनों आ जाते हैं। तो मापन आकलन का एक भाग होता है, जबकि आकलन को मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो मूल्यांकन सबसे बड़ा भाग है। मापन के द्वारा बालक के केवल शैक्षिक पक्ष का बोध होता है, जबकि आकलन व मूल्यांकन के द्वारा बालक में शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सहशैक्षिक पक्ष का भी बोध होता है। आकलन को यहाँ 2 प्रकार में बांटा है। पहला निर्माणात्मक आकलन और दूसरा योगात्मक आकलन। ठीक है। अब निर्माणात्मक आकलन क्या होता है और योगात्मक आकलन क्या होता है, तो देखिएगा। निर्माणात्मक आकलन सीखने का आकलन होता है। ये सीखने की प्रगति के लिए आकलन होता है, अनौपचारिक होता है और सत्र में 4 बार होता है। योगात्मक आकलन है, वो सीखने का आकलन होता है, बालकों की उपलब्धि के लिए आकलन होता है, औपचारिक होता है और सत्र में केवल 2 बार होता है। अब बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या पॉइंट है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको इसमें 1986 के अंतर्गत CCE की सिफारिश की गई थी, यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी। CCE को NCF 2005 के अंतर्गत शामिल किया गया था। भारत में CBSE बोर्ड के द्वारा CCE को 2009 में कक्षा 9 में और 2010-11 में कक्षा 10 में लागू किया गया। याद रखें कि CBSE बोर्ड के द्वारा CCE जो है उसको 2009 में तो कक्षा 9 में लागू किया और 2010-11 में कक्षा 10 में लागू किया। CBSE के द्वारा परीक्षणों का आयोजन किया गया। तो देखिएगा, पहला अप्रैल सितंबर में होता है। FA1 10%, FA2 10% और SA1 ये 30% होता है। उसके बाद FA3 ये होता है 10%, ये होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास।
अक्टूबर मार्च में होता है FA3 10%, FA4 10% और SA2 ये 30%। इस प्रकार टोटल FA हो गया 40% और SA हो गया 60%, टोटल कुल मिलाकर के 100% हो जाता है। अब CBSE के अंतर्गत ग्रेडिंग सिस्टम दी जाती है। तो A1 में तो याद रखें आप लोग, A1 कब मिलता है, ये 91 से 100 वाले बच्चों को। A2 कब मिलता है, 81 से 90 वाले बच्चों को। B1 कब मिलता है, 71 से 80 अंक वालों को। B2 मिलता है 61 से 70 वालों को। C1 मिलता है 51 से 60 वालों को। C2 मिलता है 41 से 50 वालों को। और D मिलता है 33 से 40 वालों को। E1 मिलता है 32 से 21 वालों को। और E2 मिलता है 21 से कम वालों को। नोट याद रखें, पूरे क्षेत्र में 4 बार FA परीक्षा होती है और 2 बार SA परीक्षा होती है। राजस्थान के अंतर्गत SIQE प्रोजेक्ट के तहत CCE प्रारंभ किया गया था और SIQE के माध्यम से 2015 से CCE प्रोग्राम लागू किया गया। SIQE के अंतर्गत चलाए गए प्रोग्राम आप लोग याद रखें। SIQE का मतलब होता है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें ये संस्थाएं हैं, प्रोग्राम याद रखें। दूसरा है CCP चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी, और तीसरा है ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और तीसरा है CCE कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो ये 4 प्रोग्राम चलाए गए। अब बात करते हैं राजस्थान में शिक्षा प्रणाली। तो SA1 45% पर, SA2 40% पर और SA3 15% पर। राजस्थान के अंतर्गत ABC ग्रेड में शामिल किया जाता है, ABC ग्रेड में, जबकि CCE के अंतर्गत बालकों के केवल शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन नहीं होता बल्कि सह शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन होता है। CCE के अंतर्गत सतत से तात्पर्य है बालकों के सीखने की गति को लगातार आगे बढ़ाना। समग्र या व्यापक से तात्पर्य बालकों में केवल ज्ञान का विकास न करना बल्कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ये व्यापक का मतलब होता है। CCE का उद्देश्य सिखाने के लिए सीखना है और CCE प्रणाली व्यापक रूप से पूरे देश में लागू की गई। अब बात करते हैं शिक्षण के प्रकार। तो यहाँ पर 3 प्रकार हैं। इसको BH ब्लूम के द्वारा अपनी पुस्तक में बताया गया था। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। तो 3 प्रकार से हुआ शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा है मनोगत्यात्मक पक्ष, जिसको क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं। NCERT के अनुसार गत्यात्मक पक्ष के उद्देश्य की बात करते हैं। पहला आता है ज्ञान। इसमें प्रत्यास्मरण, पुनःस्मरण करना, प्रत्याभिज्ञान यानी पहचान करना, परिमाण देना या नाम बताना आता है। और अवबोध के अंतर्गत तुलना करना, अंतर करना, स्पष्ट करना, व्याख्या विश्लेषण, उदाहरण देना, वर्गीकरण करना आता है। ठीक है, आप लोग जब पाठ्य योजना बनाओगे तो ये उद्देश्य याद रखना। उसके बाद ज्ञान उपयोग, तो नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना, प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपनी त्रुटियों का पता लगाकर समाधान करना, प्रदर्शन करना या खोजना। कौशल की बात करते हैं तो उपकरणों को व्यवस्थित करना, चार्ट, चित्र, मॉडल, सामग्री आदि इसमें आते हैं। अभिरुचि की बात करते हैं तो जिज्ञासा जागृत होना, महान व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ना, नवीन साहित्य पढ़ना या पुस्तकालय जाकर के पढ़ना। अभिवृत्ति में बात करते हैं तो सकारात्मक, धनात्मक, आशावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना होता है। तो ये 6 आप लोग उद्देश्य याद रखें। अब भावात्मक उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, तो ये कर्थवाल के द्वारा 1964 में बनाया गया था या प्रतिपादित किया, जिसमें ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूल्य करना, विचारना, व्यवस्था और चारित्रीकरण या मूल्य समूह का विशेषीकरण करना भावात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं। तीसरा आता है क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य। तो ये सिम्पसन के द्वारा 1969 में प्रतिपादित किया, जिसके अंतर्गत आते हैं उद्देश्य उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण करना, समायोजन करना, स्वाभाविकरण और आदतों का निर्माण करना। ठीक है, अब बात करते हैं हम RTE 2009। तो ये धाराएं इसमें याद रखें आप लोग। RTE 2009 के अंतर्गत धारा 1, जिसमें नाम का विस्तार किया गया। धारा 2 में शब्दावली दी गई। धारा 3 में प्रारंभिक शिक्षा का वर्णन किया। धारा 4 में ड्रॉप आउट का वर्णन किया। धारा 5 में स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको TC बोलते हैं, उसका वर्गीकरण किया। धारा 6 में विद्यालय स्थापना या दूरी, विद्यालय ज़्यादा दूरी पर ही होना चाहिए। धारा 7 में वित्तीय सहायता या अनुपात की बात की गई। धारा 8 में सरकार के कर्तव्यों का वर्णन किया गया। धारा 9 में निकायों के कर्तव्यों का वर्णन किया। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्यों या सूचना देना, उनका वर्णन किया गया। धारा 11 में आंगनबाड़ी को शामिल किया गया। धारा 12 में आरक्षण की बात की गई। धारा 13 में प्रवेश
यदि बच्चे को नहीं दिया जाता तो उस पर जुर्माने की बात की गई। धारा 14 में सर्टिफिकेट प्रदान करने की बात की गई। और धारा 15 में 30 सितंबर को लागू की गई थी, ये याद रखें आप थोड़ा सा। उसके बाद धारा 16 में फेल के बारे में बात की गई और धारा 17 में दंड की बात की गई। तो ये स्वर्ण काल होते हैं, स्वर्ण धाराएं कहलाती हैं, धारा 16 और 17। धारा 18 में बिना मान्यता की बात की गई। धारा 19 में मान्यता रद्द करने की बात की गई। धारा 20 में मानकों में परिवर्तन की बात की गई। धारा 21 में एसएमसी का गठन हुआ। धारा 22 में योग्यता का संचालन किया। धारा 23 में शिक्षक योग्यता की बात की गई और धारा 24 में शिक्षक कर्तव्यों की बात की गई। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात की बात की गई। तो प्रश्न यहाँ से ज़्यादा नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से आपकी आज साइकोलॉजी कंप्लीट पूर्ण होती है। तो विद्यार्थियों, आपको ये मैराथन क्लास आप लोगों के लिए महा एपिसोड साइकोलॉजी संपूर्ण हुआ 204 पेज के अंतर्गत। तो आपको कैसा लगा, एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। साइकोलॉजी आज कंप्लीट होती है, सभी लोग अपने अपनी कमेंट करेंगे, ठीक है। और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगले नोट्सों के माध्यम से आप लोग पढ़ना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जाएगी टेलीग्राम की, उससे ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अब अगली क्लास के साथ में। आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, क्या नहीं पढ़ना चाहेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। सभी के जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए।